अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वक्फ प्रॉपर्टी के बारे में। ये वक्फ क्या होता है। सबसे पहले जब हम इसकी तारीख पे जाते हैं, ये एक अरब का कंसेप्ट है। जिसकी जिसकी बुनियाद पड़ी 7वीं 8वीं 9वीं सदी में। जो उनके के मुस्लिम ज्यूरिस्ट थे, जो उनके के फुकाहा थे मुसलमानों के, उनने इस कंसेप्ट की बिना डाली। इसकी मतलब मैं कहता हूँ शुरू। जब हम कंसेप्ट में आते हैं तो वक्फ में मुसलमान अपनी प्रॉपर्टी को क्या किसी ऐसे पर्पज़ के लिए दे दे। मिसाल के तौर पर किसी नेक काम के लिए वक्फ करे, किसी मजहबी काम के लिए वक्फ करे, किसी चैरिटेबल काम के लिए वक्फ करे अपनी प्रॉपर्टी को। और जब ये वक्फ करता है, ये किसके नाम पे करता है? खुदा के नाम। कह रहा है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी दे रहा हूँ, खुदा के नाम पे दे रहा हूँ। और इसका मकसद ये है कि ये जो मेरी प्रॉपर्टी इस्तेमाल होनी चाहिए, नेक कामों में इस्तेमाल होनी चाहिए, मजहबी कामों में इस्तेमाल होनी चाहिए, मतलब खैराती कामों में इस्तेमाल होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर वक्फ का मकसद ये रहता है कि हॉस्पिटल बनाए जाते थे। इसका मकसद ये रहता था कि मस्जिदें बनाई जाती थी। इसका मकसद ये रहता था कि किसी जगह जो पुल ब्रिजेस बनाए जाते थे। इसका मकसद ये रहता था कि कैदियों को रिहा किया जाता। इन सभी पर्पज, इन सभी मकासद के लिए वक्फ एक इंसान, एक मुसलमान अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ करता था। जब हम देखते हैं विद द पास ऑफ टाइम, हम देखते हैं कि खिलाफत उस्मानिया हो, उसके बाद की जितने भी मुस्लिम हुकूमतें थी, उनमें हम देखते हैं कि बहुत सारी प्रॉपर्टी जो थी वो वक्फ पे दी जाती थी। और ये भी जगह कहते हैं किसी जगह किसी मुल्क में 2/3, किसी जगह हाफ जो प्रॉपर्टी जो मुल्क की थी वो वक्फ में रहती थी। अब हम आ जाते हैं कि इसी तरह कहते हैं कि जो मैथन कॉलेज ऑक्सफोर्ड है, जो इससे पहले जो प्रेडिसेसर था, कहते थे वो भी एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन था, जिसमें हम बहुत सारी, जब हम उसका स्टैट्यूट पढ़ते हैं, उसमें हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती है कि जो वक्फ प्रॉपर्टी जो उसकी डीड होती थी, वो सभी चीज़ें, वो सभी इंग्रेडिएंट उसमें पाए जाते। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो ऑक्सफोर्ड की बुनियाद पड़ी है, वो भी एक तरह के वक्फ जैसे इंस्टीट्यूशन से पड़ी है। अब हम आते हैं इंडिया की तरफ। यहाँ पे क्या कानून है और जम्मू एंड कश्मीर में क्या कानून है वक्फ के बारे में। जब हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में सबसे पहले जो इसके बारे में जो कानून वजूद में आया था, वो था मुसलमान वक्फ वैलिडेशन एक्ट 1913। और उसके बाद आया मुसलमान वक्फ वैलिडेशन एक्ट 1930। जो ये मुसलमान वक्फ वैलिडेशन एक्ट था, इसने पहली बार वैलिडिटी फराहम की। इसने पहली बार इनको लीगल मतलब एंटिटी करार दिया। जो भी वक्फ उससे पहले वजूद आए थे, ट्रांसपेक्टिव इफेक्ट था इसका। जो इससे पहले वक्फ वजूद में आए थे, उनको भी ये रजिस्टर कर सकता था, और जो इसके बाद भी वजूद में आ चुके हो। और इस तरह जो वक्फ वैलिडेशन एक्ट 1913 है, इसने एक तरह से प्राइवेट वक्फ को क्या पहली बार रिकॉग्निशन फराहम की है। मिसाल के तौर पर कोई भी मुसलमान अगर वो चाहे कि वो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है उसको फैमिली सेटलमेंट के थ्रू एक वक्फ में तब्दील करे, और उसका मकसद ये रहे कि जो इनके बच्चे हैं, जो इनके बुजुर्ग हैं, जो इनके डिसेंडेंट्स हैं, जो इनके मतलब बाद में आने वाले हैं, उनके हक में ये अपनी प्रॉपर्टी करना चाहे वो कर सकता है। उसका एक मकसद ये भी रहता था कि एट द एंड ऑफ द डे कभी ना कभी ये जो प्रॉपर्टी थी, ये तब्दील होनी चाहिए, ये मिलनी चाहिए किसको, किसी चैरिटेबल मकसद के लिए, किसी खैराती मकसद के लिए, या किसी नेक मकसद में इस्तेमाल होनी चाहिए। अब हम देखते हैं, जब हम देखते हैं कि मुस्लिम वर्ल्ड में जो है, अरब में दो तरह के वक्फ वजूद में आए। एक का नाम पड़ता था, 2 टाइप्स ऑफ वक्फ आए देयर। एक का नाम था वक्फ खैरी, दूसरे का नाम था वक्फ अहली। वक्फ खैरी का मकसद ही ये रहता है कि जब कोई अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ करे, दे दे, किस मकसद के लिए? किसी मजहबी मकसद के लिए। या किस मकसद के लिए दे दे? किसी पब्लिक पर्पज़ के लिए दे, रिफाई आम के लिए, आम लोगों की मदद के लिए दे दे। इसको कहते हैं वक्फ खैरी। इस तरह वक्फ अहली क्या होता है? वक्फ अहली का मकसद ही ये रहता है कि किसी फैमिली के लिए, अपने घर वालों के लिए जो वक्फ करे प्रॉपर्टी, उसको हम वक्फ अहली कहते हैं। इसके जब मैं कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में जब मैंने वक्फ वैलिडेशन एक्ट की भी बात की, अब जब हम जम्मू एंड कश्मीर में देखते हैं तो जब, क्योंकि 1947 से पहले यहाँ पे महाराजा की हुकूमत थी, यहाँ पे सबसे पहले जो 1940 में कहते हैं कि मुस्लिम वक्फ ट्रस्ट, जिसको हम मुस्लिम औकाफ ट्रस्ट भी कहते हैं। और इसकी जो बुनियाद थी, ये टोटली डिफरेंट अंदाज में पड़ी थी। जो मतलब जो इंडिया में जिस तरह से वो वक्फ की वो बुनियाद पड़ी थी, कानून कैसे चल रहा था, यहाँ भी वैसे नहीं था। और विद द पासेज ऑफ टाइम जो वक्फ प्रॉपर्टी वो ज़्यादातर जो मतलब पॉलिटिकल पार्टीज थी, मतलब उनके रहम करम पे ज़्यादातर रहती थी। इस तरह से जो पहले मैंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जब वो हुकूमत करते थे, वो चला रहे थे उसको। उसके बाद 2001 में वक्फ एक्ट, जम्मू एंड कश्मीर वक्फ एक्ट वजूद में आया। इस तरह से 2004 में द स्पेसिफाइड वक्फ एक्ट वजूद में आया, जो मुफ्ती सईद ने यहाँ पे लाया था। और उसका मकसद ही ये था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो किया उसको ठीक नहीं कर पा रहे, अब हम इसको ठीक तरह से लाएंगे। और जो मैं कह रहा हूँ 10 स्पेसिफाइड वक्फ एक्ट जो है 2019 तक यहाँ पे यही वजूद में था और यही काम कर रहा था।
और इसके बाद ये हुआ कि जो 2019 जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से पहले जो यहाँ पे चल रहा था, यहाँ पे जो वक्फ प्रॉपर्टी उसके साथ डील कर रहा था वक्फ बोर्ड, और दूसरा डील कर वक्फ काउंसिल। यही सब ये देखभाल जो वक्फ प्रॉपर्टी जम्मू एंड कश्मीर इसके साथ डील कर रहे थे। अब 2019 में ये हुआ कि जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ, इसने रिपील किया 2004 के एक्ट को भी, 2001 का एक्ट भी उसने रिपील किया, ख़त्म किया, और यहाँ पे लागू किया गया सेंटर का जो है वक्फ एक्ट 1995। अब जो 1995 का एक्ट यहाँ पे वजूद में आया, तो 2021 में ये हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने LG एडमिनिस्ट्रेशन को कहा कि यहाँ पे वक्फ बोर्ड को तश्कील दे दो, और उसी सिलसिले में यहाँ पे वक्फ बोर्ड तश्कील आ चुका है और अभी वही काम कर रहा है। अब जब हम ये 1995 एक्ट देखते हैं, तो इसका मकसद ये था, इसका सेक्शन 13 ये कह रहा है कि वक्फ बोर्ड को तश्कील इनकॉर्पोरेट कराओ। 14 कह रहा है इसके जो कंपोजिशन होगा, इसमें कौन कौन मेंबर्स होंगे। उसमें ये भी कह रहा है कि जो मुस्लिम वक्फ होगा उसमें सिर्फ मुसलमान ही, क्या बोर्ड में सिर्फ मुसलमान भी हो सकते हैं, इसका चेयरमैन कौन हो सकता है। इस तरह से इसका और एक सेक्शन वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बात कर रहा है, उसके पावर्स की बात कर रहा है। इस तरह से वो इसके बाद सेक्शन 34 है, वो बात कर रहा है पावर्स एंड फंक्शन ऑफ बोर्ड। ये जो बोर्ड है, वक्फ बोर्ड है, इसके फंक्शन क्या होंगे, इसके पावर्स क्या होंगे। इसका जो सबसे बड़ा मकसद ये है कि जितने भी वक्फ प्रॉपर्टी जम्मू एंड कश्मीर, उसकी वो देखभाल जो है, सुपरिटेंडेंस है, इसकी मैनेजमेंट है, वो कौन करेगा, वक्फ बोर्ड करेगा। इसका और एक मकसद ये है कि वो इंस्पेक्शन पे जाए, ये जितने भी वक्फ प्रॉपर्टी या प्रॉपर्ली रन हो रही है नहीं हो रही है। इसका और एक मकसद ये भी है कि वो जो जितनी भी वक्फ एडमिनिस्ट्रेशन उसको कैसे डायरेक्ट करे, कैसे चलाए, वो भी ये कहेगा। इस तरह इसका ये भी मकसद है कि अगर कोई सरप्लस कुछ पैसे बच रहे हैं वक्फ प्रॉपर्टी, उसको कैसे हम इस्तेमाल करें। जितने भी वक्फ के मामला थे वो वक्फ बोर्ड एक तरह से डील कर रहा है, विद द हेल्प ऑफ किसकी मदद से, वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो, वो मुतवल्लीज हो वक्फ प्रॉपर्टीज के, उनके थ्रू। उसके बाद ये हुआ कि मेंटेनेंस बजट की भी बात कर रहा है, ये वक्फ एक्ट बजट की भी बात कर रहा है। ये कह रहा है कि जो मुतवल्ली होगा उसका काम ये है कि वो हर साल नए साल के लिए एक बजट तश्कील दे, उसमें वो बताए कि हमारे कितने पैसे आ सकते, रिसिप्ट्स कितने आ सकते हैं, और एक्सपेंस हमारा खर्चा कितना आ सकता है, वो भी ये बात कर रहा है। यही वक्फ एक्ट इसका सेक्शन 36 बात कर रहा है, रजिस्ट्रेशन ऑफ वक्फ। अगर कोई वक्फ पे प्रॉपर्टी देना चाहता है, उसको रजिस्टर कैसे करे। वो ये कह रहा है कि जो मुतवल्ली होगा उस वक्त वो एक एप्लीकेशन दे दे बोर्ड में कि हमें ये वक्फ है, हम इसको रजिस्टर कराना चाहते हैं, वो रजिस्टर कर सकते हैं। और इसका ये भी कह रहा है कि वो जो ये रजिस्ट्रेशन वो विद इन 3 मंथ्स में होनी चाहिए। अगर कोई वक्फ तश्कील दिया जा रहा है, उसको 3 महीने के अंदर रजिस्टर कराना चाहिए। इस तरह से अब मैं जो है मुतवल्ली की बात कर रहा हूँ। ये मुतवल्ली होता क्या है। मुतवल्ली जो है इसका मकसद ही ये रहता है कि वो जितने इसका मैनेजमेंट जो वक्फ का होता है, वक्फ प्रॉपर्टी का हो, या इसकी देखभाल जो है सुपरिटेंडेंट जनरल सुपरिटेंडेंट वो ये करे। इसका मकसद ये भी रहता है कि इसके पास कोई और पावर नहीं रहता है, इसके नाम पे ये प्रॉपर्टी नहीं जो मैंने आपको पहले ही कहा कि ये प्रॉपर्टी अगर जाती है वो परपेचुटी में, पूरे मतलब जब तक दुनिया तब तक के लिए, और ये बेच भी नहीं सकते हैं। और जिसको हम कहते हैं इनएलिएबल, जो वक्फ प्रॉपर्टी हम बेच भी नहीं सकते हैं। इनएलिएबल मतलब वो है कि हम बेच सकते हैं, वो थोड़ा डिफरेंट अंदाज में कह रहा हूँ कि वक्फ प्रॉपर्टी पूरी, मतलब एक बार जब वक्फ हो गया तो ये खत्म, इरिवोकेबल भी है। एक बार के अगर किसी ने अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ में दी, वो इसको वापस भी नहीं ले सकता है। इनएलिएबल भी है, इसको बेच भी नहीं सकते हैं। इसी तरह से परपेचुइटी के पूरे जितने जब तक दुनिया है तब तक के लिए ये प्रॉपर्टी वक्फ के नाम पे ही रहेगी। इसके लिए वो जो है मुतवल्ली, इसके पास जो पावर्स है वो ये रहते हैं कि वो रिपोर्ट करे वक्फ प्रॉपर्टी के बारे में बोर्ड को। वो जो डायरेक्शन आ जाएंगे वक्फ से, बोर्ड से, वो उनको 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 इम्प्लीमेंट कराए। इस तरह से जो वक्फ के एक्सपेंसेस खर्चे होंगे उनको वो ख़त्म कराए, उनका वो अजाला कराए, ख़त्म कराए। इसी तरह से अगर इंस्पेक्शन कोई करना चाहे वक्फ का, वो भी उसमें इसकी मदद करे। इसके बाद जो मुझे लग रहा है अहम चीज़ जो है वो है ट्रस्ट और वक्फ में जो डिफरेंस है। ये जो ट्रस्ट और वक्फ जब हम देखते हैं, जब हम इसके कानून पढ़ते हैं, तो हमें ये लग रहा है कि ये दोनों सेम जैसे लग रही है, मगर इनमें कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं। और ये भी कह रहे हैं कि जो ट्रस्ट वजूद में आ गए, जो कंसेप्ट ऑफ ट्रस्ट जो यूरोप में वजूद में आ गया, जो इंग्लैंड में वजूद में आ गया, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो वक्फ से ही असल में ली गई है, और वक्फ की बुनियादों पर ही वो उस्तवार हो चुका है। मगर इसमें जो मेजर डिफरेंसेस है वो ये है कि मैंने पहले का वक्फ प्रॉपर्टी जो होती है, ये किसके नाम पे रहती है, वो रहती है खुदा के, गॉड के नाम पे जाती है। मगर ट्रस्ट प्रॉपर्टी हम गॉड के नाम पे नहीं, ये कोई ना कोई पर्सन रहता ही है, जो ट्रस्टी हो, कौन हो क्या नहीं हो। इसी तरह से मैंने ये भी कहा कि ट्रस्ट के जो मेन पर्पज़ है वो कोई भी लॉफुल ऑब्जेक्ट होगा, कोई भी लॉफुल, तो उसमें हम ट्रस्ट प्रॉपर्टी दे सकते हैं। मगर जब हम बात करते हैं इसी तरह से ये वक्फ की,
वक्फ हम सिर्फ दे सकते हैं किन के लिए, पाइस पर्पज़ होना चाहिए, रिलीजियस पर्पज़ होना चाहिए या चैरिटेबल पर्पज़, नेक मकसद होना चाहिए, मजहबी मकसद होना चाहिए, खैराती मकसद, उनमें हम दे सकते हैं और किसी चीज़ में नहीं। वक्फ में ये भी है कि मुसलमान देना चाहिए प्रॉपर्टी, क्योंकि मुसलमान ही दे, और मुस्लिम जो मैंने कहा कि जो मुस्लिम इस्लाम में जो है, जो पायस नेक मकसद है या नेक मजहबी काम है, उनमें इस्तेमाल होना चाहिए। इस तरह जो वक्फ जो ट्रस्टी है वो खुद ही बेनिफिशियरी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि वो खुद ही इसका क्या ट्रस्टी भी बन सकता है, वो मतलब पहला ट्रस्टी जो है वो भी बन सकता। मगर वक्फ में ये है कि वो खुद बेनिफिशियरी रह सकता है कि कुछ हालत में, मगर इन जनरल वो दूसरों के हक में के लिए ही करता है। थैंक यू, आज के लिए इतना है।